हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर बिगिन कर रहे हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये वो चैप्टर है जहाँ ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। रीज़न बीइंग दे ट्राई टू डू दिस चैप्टर एज ए फार्मूला बेस्ड चैप्टर। बच्चा ये एक सिचुएशन बेस्ड चैप्टर है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सिचुएशन बेस्ड आते हैं। तो अगर आप उसे रियल टाइम सिचुएशन के साथ कनेक्ट करते हुए करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही सिंपल लगेगा ये चैप्टर, बहुत मज़ेदार लगेगा। लेकिन अगर फार्मूला बेस्ड करेंगे तो वही प्रॉब्लम सभी बच्चों को आती है कि कहाँ हम सिलेक्शन यूज करें, कहाँ हम अरेंजमेंट यूज करें, कहाँ किस तरह से प्रोसीड करें क्वेश्चन को, वो सोच ही नहीं पाते हैं। देयर कम्स ह्यूज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ग्रो करते हैं इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गो अहेड, सी द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस। बेटा सबसे पहले ऑल द बेसिक्स। जब मैं बेसिक्स की बात कर रही हूँ तो इस चैप्टर से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनके डीलिंग के लिए हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि डिविजिबिलिटी क्राइटेरियाज वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिर उनके रिलेटेड वेरियस अदर थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन फ्यू मैथमेटिकल नोटेशंस लाइक फैक्टोरियल, एनसीआर, एनपीआर नोटेशंस जो इस चैप्टर में हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में लेने वाले हैं, तो उनका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, उनका हैंडलिंग हमें क्लियर होना चाहिए एंड उन पे इंडिपेंडेंटली भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर उन नोटेशंस एंड उनकी हैंडलिंग में क्लैरिटी रहेगी तो हम उनके रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली आंसर कर सकते हैं एंड उनका यूज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो आएगा ही। फाइन। और उसके बाद we'll discuss fundamental principles of counting, then permutation, combination, conditional selections, conditional combination, बहुत ज़्यादा questions इस पे हमें मिलते हैं जो condition based होते हैं। then divisors and factors, it is nothing but a case of combination only। then division and distribution, very very important। rearrangement and linear equations के integral solutions हम कैसे solve करते हैं। ठीक है, ये हमारा complete chapter है। तो start करते हैं बच्चे। Here number of natural numbers in first n natural numbers divisible by m। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए 1 2 3 so on till 200 में कितने नंबर से जो 11 से डिविजिबल है, आप एपी वगैरह से इसका डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो अगर हम इसे ओरली आंसर करते हैं, जब 1 से स्टार्ट होता हुआ लिस्ट है हमारे पास, तब तो आपको 200 लास्ट नंबर लेना है, 11 से डिवाइड कर देना है, इसका जो होल पार्ट है वो हमारा आंसर होगा। इसका मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। अब आप देखो कितना इजीली ऐसा आंसर कर दोगे। 11 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ गया 1, then 90 that means 18, so 18 point something, so greatest value is 18, so 18 such numbers are there। am I clear? तो इस चीज को आप इस तरह से लिख लें, n by m ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, क्विक आंसर करना है। ठीक, अब हर बार हमारा लिस्ट 1 से तो बिगिन नहीं होगा, तो अगर कह लिया जाए कि 100 से 200 तक में कितने नेचुरल नंबर से जो 11 से डिविजिबल है, तो हमें 1 ऑनवर्ड्स तो आंसर करना आता है। तो हम एक काम करेंगे, 1 से 200 तक में कितने नंबर से, ये फाइंड करेंगे एंड 1 से 99 तक का हमें नहीं चाहिए तो उसे हम रिमूव कर देंगे एंड दिस इज 18, ये है 9। आंसर आ गया बेटा। तो अगर n1 सो ऑन अप टू n2 इस लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कितने नंबर से जो m से डिविजिबल है, तो आपको डायरेक्टली आंसर करना है n2 बाई m ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस इससे पहले, दैट मीन्स n1 माइनस 1 अपॉन m ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 2 और 3 इन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स में 2 और 3 से डिविजिबल नंबर्स कितने हैं? तो इन तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बच्चा आप वेन डायग्राम का यूज लेना, कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैंने डिफरेंट केसेस में इसे मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे। ये तो बहुत से बच्चे कर लेते हैं, इन केसेस में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आता है या टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप वेन डायग्राम से करते हैं फटाफट आंसर आएगा, कोई गलती का चांस नहीं है। देखें, जब हम और की बात करते हैं, ये है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स में ले लेती हूँ 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स आ दिया। कुछ नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाई 2 होंगे, कुछ होंगे जो डिविजिबल बाई 3 होंगे, कुछ होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। जो नंबर्स 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, मतलब डिविजिबल बाई एलसीएम ऑफ 2 और 3, जो डिविजिबल बाई 6 होंगे वो यहाँ पे होंगे, वो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं इसे सेट ए कहती हूँ, इसे सेट बी कहती हूँ, क्वेश्चन कह रहा है डिविजिबल बाई 2 और 3, और स्टैंड्स फॉर
यूनियन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें इनडायरेक्टली पूछा है फाइंड दिस करेक्ट व्हिच इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। फाइन, इस तरह के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी हमें मिलेंगे। नाउ आंसर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में डिविजिबल बाय 2 कितने होंगे? 100 बाय 2 ग्रेटेस्ट ये वैल्यू। बच्चा डिविजिबल बाय 3 कितने होंगे? ग्रेटेस्ट ये वैल्यू। डिविजिबल बाय 2 एंड ये एंड होता है इंटरसेक्शन, राइट? सो डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ 2 and 3। परफेक्ट, आंसर कर दें डायरेक्टली। ठीक, अब अगर कहा जाए n1 से n2 तक में, मतलब 100 से 200 तक में कितने नंबर से जो 2 और 3 से डिविजिबल है, तो उसी तरह से a सेट है, b सेट है, बस n ऑफ a हम निकालेंगे। कैसे इस केस में? n ऑफ a विल बी 200 बाई 2 माइनस 99 बाई 2, राइट? ये आ जाएगा इसके जगह पे। n ऑफ b क्या आएगा? 200 बाई 3 माइनस 99 बाई 3। उसी तरह से n ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब डिविजिबल बाई 6, 200 बाई 6 माइनस 99 बाई 6। फटाफट आंसर करें, ठीक है बेटा? नेक्स्ट केस आप देखें, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 6 एंड 15 बट नॉट बाई 60। ये जो केस है यहाँ पे दिक्कत आती है। इसका जो नेक्स्ट केस है नाइदर नॉर वाले, वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसी प्रोसेस से आप करना। देखो, एंड स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है? सो आई एम टेकिंग फर्स्ट 200 नंबर्स में, सो नंबर्स डिविजिबल बाई 6 सेट A लिया, डिविजिबल बाई 15 मैंने सेट B लिया, कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई एलसीएम ऑफ 15 एंड 6 क्या होगा? डिविजिबल बाई 30, ठीक है? सो ये आया। क्वेश्चन कह रहा है ये इंटरसेक्शन में तो होना चाहिए बट नॉट डिविजिबल बाई 60, मतलब हमारे पास एक और सेट है जो कि डिविजिबल बाई 60 वाले एलिमेंट्स को लेके बना है, और हमें ये चाहिए कि दोनों के इंटरसेक्शन में तो होना चाहिए लेकिन सी सेट का पार्ट नहीं होना चाहिए। फाइन, हमें ये फाइंड करना है शेडेड एरिया में एलिमेंट्स कितने होंगे। तो उसे फाइंड करने के लिए सिंपल वर्क, हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे और उसमें से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को रिमूव कर देंगे, राइट? सो n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A intersection B intersection C. How simple? Look at now. A intersection B मतलब divisible by 6 and divisible by 15 मतलब divisible by their LCM which is 200 upon 30. Then divisible by 6 and 15 and 60. तो बच्चा LCM क्या आ गया? इन दोनों का है 30, 30 with 60, it is 60. So 200 by 60 का ग्रेटेस्ट ये वैल्यू, सिंपल टू टेक यूज। फाइन, ये सब कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, इट इज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय नाइदर 2 नॉर 3 इन द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हम ले लेते हैं फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, उसमें डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल बाय 3 दो सेट आ गए। हमें चाहिए A में भी नहीं होना चाहिए एंड बी में भी नहीं होना चाहिए, करेक्ट? क्वेश्चन यही कह रहा है। क्या हमने डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा है कि ये होता है? एंड जो कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, इज दैट यूनिवर्सल सेट मतलब जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है माइनस n ऑफ A यूनियन B। परफेक्ट, अब कितना इजीली हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। एंड पीएनसी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस कंडीशन पे आपको मिलेंगे, पीवाईक्यूज में भी मिलेंगे, ठीक है? तो हैंडलिंग का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर रखें। अब इसे आंसर करते हैं। एन ऑफ यू, आई सेड फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स पे, तो 200 माइनस एन ऑफ ए मतलब डिविजिबल बाई 2, सो 200 बाई 2 ग्रेटेस्ट ये वैल्यू, ये तो 100 है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डिविजिबल बाई 3 200 बाई 3 माइनस डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3 मतलब डिविजिबल बाई 6। परफेक्ट बेटा, इजीली आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर 100 से 200 में है, यू नो द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग, ठीक है बेटा? नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया 2, 3, हम 4 की भी बात करेंगे।
then 6, we'll discuss about 8, we'll discuss about 9 and then 10 and 11. ठीक, बताएं कोई नंबर डिविजिबल बाई 2 कब होता है? जब उसका यूनिट प्लेस एक इवन डिजिट हो. फाइन, डिविजिबल बाई 2. डिविजिबल बाई 3 कब होता है? जब सम ऑफ डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल आ जाए. राइट, अब अगर हम किसी भी नंबर की बात करते हैं, या तो 3 से डिविजिबल होगा, या रिमाइंडर 1 देगा, या रिमाइंडर 2 देगा. फाइन, अगर कोई नंबर है, लेट्स टेक 4819. फाइन, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो हमने देखा 9, और आपको पूरे को सम अप करने की टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ यही चेक करना है सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है या नहीं है. ठीक है, हमने देखा ये 3 से डिविजिबल है, काट दो इसे. 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल आ गया. सम ही तो देखना है ना, तो एक एक पार्ट को आप ऐसे हटाते चले जाएं, 4 पे आ जाएं. ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो लेकिन बच क्या रहा है? 1 बच रहा है. तो आप डायरेक्टली कहेंगे ये जो नंबर है ये 3k + 1 टाइप का है. तो सम ऑफ डिजिट्स अगर 3k टाइप का आ रहा है तो इस कैटेगरी का वो नंबर है. अगर सम ऑफ डिजिट्स इस टाइप का है तो नंबर भी इसी टाइप का ही होगा. सम ऑफ डिजिट्स ये है तो नंबर भी इसी टाइप का ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबल बाय, यहीं से आप बता दो डिविजिबल बाय 9. अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 आता है तो नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा. परफेक्ट. अब डिविजिबल बाय 4, कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके यूनिट एंड 10th प्लेस को लेके जो नंबर क्रिएट होता है 2 डिजिट नंबर, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल आएगा. आप बताएं 2 0 0 5 6, क्या ये 4 से डिविजिबल है? उसके लिए आपको इनके बारे में बॉदर करने की जरूरत है, सिर्फ इतना सा रोल प्ले करता है. ये 4 से डिविजिबल है, मतलब यस. ठीक है, अब 8 से डिविजिबल कब होगा कोई नंबर? जब इसके लास्ट 3 डिजिट्स, ये जो नंबर बनेगा, दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 8. चेक कर ले क्या 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. तो कंक्लूड कर दे ये नंबर 8 से डिविजिबल है. परफेक्ट. देन 6 से डिविजिबल कोई नंबर कब होगा? 6 2 एंड 3 के प्रेजेंस से क्रिएट होता है. 2 मल्टीप्लाइड विद 3 इज 6. तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो क्लियर हो जाता है वो 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 3 से भी डिविजिबल होगा. तो उसका जो यूनिट डिजिट है दैट मस्ट बी इवन and at the same time, okay, sum of digits must be divisible by 3. ठीक है, जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तब वो नंबर 6 से डिविजिबल बनेगा, अदरवाइज नहीं. फाइन. देन कम ओवर टू डिविजिबल बाय 15. 15 मतलब डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 5. उससे पहले डिविजिबल बाय 5 की भी आप बात कर लो, डिविजिबल बाय 10 की भी बात कर लो. सो 5 से डिविजिबल कोई नंबर कब होता है? जब उसका यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या तो 5 आए. परफेक्ट. तो अगर हम डिविजिबल बाय 10 की बात करें तो कोई नंबर 10 से डिविजिबल तो तभी होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 आए. दैट्स इट. ठीक है, एंड 15 3 एंड 5 को लेके क्रिएट होता है, तो 3 से डिविजिबल तभी होगा जब सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3 आए, एंड एट द सेम टाइम 5 से डिविजिबल तब होगा जब यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आए. जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब वो नंबर 15 से डिविजिबल बनेगा. फाइन. देन डिविजिबिलिटी बाई 11, कोई नंबर 11 से डिविजिबल होने के लिए ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये ऑड प्लेसेस है. ठीक है, जितने भी प्लेसेस हैं, तो सम ऑफ ऑल द ऑड प्लेसेस हम एसओ कह देते हैं, एंड इवन प्लेसेस की जो डिजिट्स है उनका समेशन को मैं एसी लिख देती हूँ. तो अगर एसओ माइनस एसी मल्टीपल ऑफ 11 आए, इन दैट केस जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल आएगा, अदरवाइज नहीं. व्हाट आई मीन इज, जब आप ऑड प्लेसेस का डिजिट्स का सम लेते हैं एंड इवन प्लेसेस डिजिट का सम लेते हैं, अगर वो 0 ± 11 ± 22 ऐसे आता है तब वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं. क्लियर. देखें यहाँ 1 2 1 ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस एक ही 2, दोनों का डिफरेंस 0 है. ठीक, यहाँ देखो 1 2 2 1, क्या ये होगा? ये 3 है, ये 3 है, बिल्कुल होगा. परफेक्ट है. नेक्स्ट, अगर लैम्डा 1 से 100 तक का नेचुरल नंबर है such that highest common factor of lambda and 24 is 1, highest common factor and least common multiple LCM SCF, इन पे कई क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, तो इनका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. हमें कहा गया SCF ऑफ दिस 2 नंबर्स इज 1, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर्स है. ऐसे कितने नंबर्स इस लिस्ट में पॉसिबल है? तो बिल्कुल स्मार्टली अटेम्प्ट करें. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, दे आर को प्राइम. इट सिंपली मीन्स जो नंबर आपको दे दिया गया है आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, दैट्स इट. तो अगर हम इन्हें रिलेटिवली प्राइम बनाना चाहते हैं, को प्राइम बनाना चाहते हैं, जो प्राइम फैक्टर का प्रेजेंस इसमें ऑलरेडी है उनका प्रेजेंस लैम्डा में नहीं आना चाहिए. क्लियर है.
तो इस तरह के सिचुएशन में हम कह रहे हैं लैम्डा में नहीं आना चाहिए, तो हम कॉम्प्लीमेंट सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसे हैंडल करने का बेस्ट तरीका होगा कि आपके पास टोटल लैम्डा की पॉसिबिलिटी कितनी है, उसमें से आप उन नंबर्स को रिमूव कर दें व्हिच हैव प्रेजेंस ऑफ 2 और 3 इन देम। तो नंबर्स जिनमें 2 का प्रेजेंस है, इसका मतलब दे आर डिविजिबल बाई 2 और बाई 3। क्लियर है बिल्कुल। वो नंबर जिनमें 2 का प्रेजेंस है या 3 का प्रेजेंस है, वो 24 के साथ कभी भी को प्राइम नहीं बन सकते, तो उन्हें आप टोटल में से रिमूव कर दो। नाउ आंसर, टोटल हमारे पास है 100 एंड डिविजिबल बाई 2 कितने हैं, 100 बाई 2 का ग्रेटेस्ट वैल्यू और है ना बच्चे, तो हम यूनियन ही तो ले रहे हैं। सो 3 एंड 2 एंड 3 बोथ करेक्ट। हाउ सिंपल टू आंसर। और इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कहता है सम ऑफ ऑल सच लैम्डा, तो समेशन भी बिल्कुल उसी तरह से करना है बच्चे, टोटल समेशन हमें लेना है। सो दैट इज आर फ्रॉम 1 to 100, राइट। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम, उसमें से हमें रिमूव कर देना है समेशन ऑफ ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 इन दिस लिस्ट, मतलब 2 + 4 एंड सो ऑन अप टू 100। एपी का सम आप सबको निकालना आता ही है, प्लस all those numbers which are divisible by 3, 6 and so on. The number of numbers which are divisible by 6, 12 and so on up to 96. Perfect बेटा। और ये सम निकालना भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर आप एपी का यूज नहीं भी लेते हो ना, तो यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा 1 to 50। तो बच्चा 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, 50 into 51 by 2, राइट। एंड उसी तरह से यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हो, 1 + 2 सो ऑन टिल 33, तो सम ऑफ फर्स्ट 33 नेचुरल नंबर्स, सो दैट इज 33 into 34 by 2, लाइक दिस। बहुत इजीली आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 6 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 1 + 2 + 3 सो ऑन एंड दिस कम्स आउट टू बी गोइंग अप टू 16, राइट। इजीली आप इसे कंप्लीट कर लें। फाइन बेटा। नेक्स्ट देखें, इफ LCM ऑफ लैम्डा and this is this the number of possible lambda, ऐसे कितने लैम्डा की पॉसिबिलिटी है जिनमें इन दोनों का जब LCM लिया जाए तो ये आए। कॉन्सेप्ट ऑफ LCM वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम 2 नंबर का LCM लेते हैं, इसमें जो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है 2 और 5 है, LCM में भी 2 और 5 का प्रेजेंस है। क्या हमें ये पता है कि ये जो लैम्डा होगा ये भी 2 और 5 को लेके ही क्रिएट होगा, उसमें कोई और एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर का प्रेजेंस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे इसमें लेट्स सपोज 7 आ जाता है तो एलसीएम में भी 7 का प्रेजेंस होना ही चाहिए, क्योंकि वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल तो है ना, मल्टीपल है तो उसमें भी इस प्राइम फैक्टर का प्रेजेंस आना ही है। तो ओवरऑल इन 2 नंबर्स में जो जो भी प्राइम फैक्टर की पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व है वो सभी के सभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि लैम्डा के पास 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर आ ही नहीं सकता। अब हमें एम एंड एन का डिस्कशन करना है, और हमें ये भी क्लियर है जब हम 2 नंबर का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में जैसे एक एक आप प्राइम फैक्टर चूज करते हैं, 2 है, यहाँ प्रेजेंस उसका 3 एक्सपोनेंट के साथ है या m के साथ है, इन दोनों में जो हाईएस्ट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। करेक्ट है। तो इसके पास 3 है, 6 तो इससे बड़ा है, तो वो 6 आएगा कहाँ से? डेफिनेटली m से ही आएगा। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाता है, लैम्डा में 2 का प्रेजेंस तो 6 टाइम्स है ही, राइट। अब 5 पावर 4 है, यहाँ पे भी 5 पावर 4 है, इसका मतलब जो n है वो कुछ भी हो जाए बस 4 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। 4 को एक्सीड करेगा तो वो बड़ा नंबर यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो ये है, 4 है। तो क्लियर है जो n की पॉसिबिलिटी है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 को क्रॉस नहीं कर सकता। अब बता दें लैम्डा की कितनी पॉसिबिलिटी हमें मिल पा रही है। m कैन बी डिसाइडेड ओनली इन वन वे एंड n हैज 5 चॉइसेस, सो टोटल पॉसिबिलिटी इज क्लियर। नेक्स्ट देखें, LCM ऑफ P, Q इज दिस द नंबर ऑफ पॉसिबल P, Q। यहाँ पे एक नंबर गिवन था, दूसरा अननोन था, LCM वाज गिवन। यहाँ पे दोनों ही नंबर अननोन है, LCM इज बीइंग गिवन। हमें P एंड Q दोनों को ही डिस्कस करना है। बहुत ब्यूटीफुल है एंड पास्ट ईयर में क्वेश्चन है, जी एडवांस में है। तो P एंड Q दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ यही वाले प्राइम फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो लेट मी राइट P टू बी 2 पावर m1 एंड 3 पावर n1, Q टू बी 2 पावर m2, 3 पावर n2। अब क्लियर है दोनों का LCM ये है। दैट मीन्स अगर आप 2 के प्रेजेंस को स्टडी करो तो मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2 शुड बी एग्जैक्टली 3,
करेक्ट, एंड एट द सेम टाइम मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2 शुड बी एग्जैक्टली 4। अब देख लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज ऑफ m1, m2, n1, n2 हमें मिल पाते हैं, हमारा आंसर वही बन जाएगा, राइट। तो उसके लिए इसे स्टडी करते हैं। पहले बच्चे दो होल नंबर्स है, क्योंकि जब आप किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये होल पावर्स ही तो होते हैं, राइट। सो दीज आर टू होल नंबर्स, और दो होल नंबर्स का हमें मैक्सिमम प्रेजेंस 3 चाहिए। कब होगा? हो सकता है मैक्सिमम यहाँ पे है, ये 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, राइट। अब हो सकता है मैक्सिमम दोनों के पास है, और हो सकता है मैक्सिमम सिर्फ इसके पास है, तो ये होगा 0, ये होगा 1, 2, 3, 3 वाला केस ऑलरेडी लिया जा चुका है, आप उसे रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप काउंट करें, वी हैव 3, 3 and 1, 7 such possibilities। तो जब कभी भी दो होल नंबर्स में मैक्सिमम वैल्यू हमें n चाहिए ना, तो उसके 2n + 1 पॉसिबिलिटीज ही क्रिएट होती हैं। तो मैक्सिमम 3 चाहिए तो 7 केसेस, मैक्सिमम 8 चाहिए तो 9 केसेस की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। अब बताएं, m1 and m2 together can be decided in how many ways? 7 ways, and in counting is multiplication, ठीक है। तो n1 and n2 together can be decided in 9 ways using this। तो हमारा आंसर आ गया, फाइन। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। बहुत ही यूजफुल मैथमेटिकल नोटेशन है। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स, फॉर होल नंबर्स। n I mean it is a whole number, ठीक है। The way we write n factorial or like this, but इस तरह से नहीं लिखना, it means angle, okay, ये नहीं लिखेंगे। Now what it means, जैसे कि n can be any whole number I said, तो 0 factorial से begin करते हैं। 0 factorial का value है 1। It is as an exceptional case, keep this in mind। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, but using selection, later we are going to do it, as it is you are supposed to remember its value। 0 के अलावा अगर हम किसी और होल नंबर, 0 के अलावा कोई और होल नंबर की बात करेंगे, तो नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n हमें मल्टीप्लाई करना होता है, दैट्स इट। तो अगर छोटा n है तो उस केस में हमें इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर बड़ा n है तो आपको कभी भी उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, यू विल फाइंड द ऑप्शंस एज इट इज, ठीक है। तो बिगिनिंग के कुछ फैक्टोरियल्स के वैल्यूज तो हमें एज इट इज ही याद हो जाना चाहिए। 1 फैक्टोरियल मतलब ओनली 1, 2 फैक्टोरियल 1 into 2, 3 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3, 4 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4, 24, करेक्ट है। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 4 तक के नंबर्स तो है ही, एक और नंबर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 5, सो दैट विल बिकम 24 into 5। उसी तरह से 6 into 4 दैट इज 24, 2 into 3 क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 टू जनरेट दिस, सो दिस कम्स आउट टू बी 120। इसके आगे के आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जब हम कोई भी नंबर के फैक्टोरियल की बात करते हैं तो क्या उसके प्रीवियस नंबर के फैक्टोरियल में n मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स इट, राइट। अगर मैं इसे लिखूं कि नहीं मुझे n-2 फैक्टोरियल के हेल्प से लिखना है, तो 1 से लेके n-2 तक के नंबर को हमने बाउंड करके ये लिख दिया, एंड 2 नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं एट द एंड, उन्हें आप अलग से मेंशन कर सकते हैं जब कभी भी इस तरह की सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट आए, फाइन। अब बताएं 6 फैक्टोरियल के बाद आएगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल में हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके यूनिट प्लेस पे ऑलरेडी 0 है, तो कैन वी से 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, इन सभी के यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस इस पे क्वेश्चंस होते हैं, यूनिट प्लेस 0 ही होगा, राइट। सो रिमेंबर दिस, 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स, इन सभी नंबर्स के ऑनवर्ड्स इंफिनिटी तक सभी के यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। किस तरह से हम इसका यूज लेके क्वेश्चन में, उस पे अभी हम आएंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखें, हमें यूनिट प्लेस फाइंड करना है, 3 क्वेश्चन है। अब इसका सम तो हम नहीं फाइंड कर सकते, तो सम निकाल के हम यूनिट प्लेस को तो स्टडी नहीं कर सकते। नाउ वे आउट क्या है, हमने ये पढ़ा कि 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इनके सबके यूनिट प्लेस पे 0 आता है, और 0 को हम कितनी बार भी ऐड करें तो 0 ही देगा। मतलब इस तरह के डीलिंग में ऑल व्हाट प्लेज ए रोल इज ओनली अप टू दिस, इसके आगे तो सभी के यूनिट प्लेस पे 0 ही होगा, तो वो है नहीं है, हमारे लिए आंसर को इफेक्ट करने वाला नहीं है। अब जो कुछ भी हमें मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, और ये है 1, ये है 2, ये है 6,
हमें यूनिट प्लेस से मतलब है, तो हम पूरा नंबर तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस ही लिखेंगे। 24 का यूनिट प्लेस 4 है। अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो ये आता है 13 और यूनिट प्लेस डिजिट है 3। परफेक्ट, तो इसमें यूनिट प्लेस डिजिट है 3। सेकेंड क्वेश्चन देखें, 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड सबके यूनिट प्लेस 0 है, उन्हें खत्म ही कर दो, यूनिट प्लेस के कैलकुलेशन में उनका कोई रोल ही नहीं है। और ये है 1, ये है 6, बचा व्हाट डू वी गेट 7 एज द यूनिट प्लेस डिजिट। फाइन, इस क्वेश्चन पे आ जाएं। 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स सभी के यूनिट प्लेस है 0, तो ये है 2, ये है 24, यूनिट प्लेस है 4, आंसर इज 6। क्लियर, एक बार कर लेंगे, ओरली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, if f of n is 1 factorial plus 2 factorial so on up to n factorial, इस तरह का सम हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, then how many such n are there for which f of n is a perfect square। अब n तो बचे इनफाइनेटली मेनी है, तो एक एक को चेक करते हुए तो आंसर करने वाला क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉजिक इन्वॉल्व है, ठीक है। और जब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है तो एक चीज जो आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा हुआ है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो 2, 3, 7 या 8 हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसके यूनिट प्लेस में इनमें से कोई प्रेजेंट है, आप स्ट्रेट अवे कह सकते हो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, राइट। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि सारा कुछ आप यूनिट प्लेस के रिलेटेड ही डिस्कस कर रहे हो, राइट। तो अगर यूनिट प्लेस की बात की जाए तो 1 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस में है 1, 2 फैक्टोरियल तक का अगर हम समेशन लेते हैं तो यूनिट प्लेस में आता है 3, एंड 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 3 में 6 ऐड हो गया 9, एंड 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये है 24, 9 + 24 33। और बच्चा इसके आगे का अगर आप 5 फैक्टोरियल भी फर्दर ऐड कर देते हैं इस पूरे में, तो क्या यूनिट प्लेस जो 3 है वो मेंटेन रहेगा। सो कैन आई से अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो सभी के सभी जो f ऑफ n क्रिएट होंगे उनमें यूनिट प्लेस का जो डिजिट आएगा वो 3 ही आएगा, और यूनिट प्लेस में 3 आने वाले नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं सकते। दैट मीन्स इस तरह का कोई भी n हमारे लिए इस आंसर में फेवरेबल नहीं होगा। तो जो कुछ भी आएगा यही सही आंसर हमें मिलेगा 1, 2 एंड 3 के चेकिंग में, और हमें ऑलरेडी मिल चुका है 2 परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा आंसर यहाँ आ जाता है n either 1 or 3, no other possibility। clear? next, if f of n is 5 power n upon n factorial, n is a natural number, then value of n for which f of n is maximum। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कुछ f of n लिख के देखो, आपको एक एनालिसिस का पता चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है तो हो सकता है कहीं तक वो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, उस तरह से ही आप इसे स्टडी कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए f of 1 इफ वी राइट दिस इज 5/1, f of 2 की बात करें तो 5 पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट। सो 5 पावर 2 मतलब 5 × 5 एंड 2 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2। और बच्चा ये जो है ना ये तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या मैं इसे कह सकती हूँ दिस इज f of 1, और ये जो भी नंबर है 1 से बड़ा है। f of 1 एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर को अगर आप 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या वो f of 1 से लार्जर ही आएगा, राइट। तो f of 1 is smaller than f of 2, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगर हम f of 3 की बात करें तो 5 × 5 × 5 3 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3, तो ये पूरे का पूरा तो यहाँ पे बनेगा ही, एंड ये है f of 2 एंड ये 1 से लार्जर है, सो f of 2 मल्टीप्लाइड विथ ए वैल्यू विच इज लार्जर देन 1 एंड इज ए पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज लार्जर देन f of 2। परफेक्ट है। तो f of 3, तो आपको पैटर्न क्लियरली पता चल रहा है। अब आप इंक्रीजिंग पैटर्न कब तक कंटिन्यू कर रहा है उसे आप एक एक वैल्यू लेके स्टडी कर सकते हो, बट अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज मल्टीप्लाई हो रहा था वो 2.5 था, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग बन चुका है, तो वाले जो है रिड्यूसिंग ट्रैक पे है। तो एक स्टेज आएगा जब ये स्मॉलर देन 1 भी बन जाएगा, और जब ये वैल्यू जो एक्स्ट्रा नंबर है वो स्मॉलर देन 1 होगा तो रिड्यूसिंग पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप देखें 5/3, फिर नेक्स्ट बनेगा 5/4, फिर आएगा 5/5, और जब 5/5 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो इक्वलिटी आ जाती है। जब x है एंड x × 1 करेंगे तो वो x ही तो रहेगा, राइट। तो क्लैरिटी आ गई। जब हम f of 4 लेंगे तो वो f of 3 × 5/4 होगा, तो वो f of 3 से बड़ा आएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब इसके नेक्स्ट में जब आप f ऑफ 5 लेंगे तो 5 पावर 5 उसे मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, f ऑफ 4 आएगा एंड देन 5/5 आएगा। अगर क्लैरिटी नहीं है तो इस तरह से लिख के देख लो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये तो है f ऑफ 4, करेक्ट, ये है 1, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, हियर इक्वालिटी कम्स। उसके बाद क्या हो रहा है देखें, अगर हम f ऑफ 6 लेंगे तो ये एक और 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। ये है बेटा f ऑफ 5 और ये जो वैल्यू है 1 से स्मॉलर है। अब रिड्यूसिंग ट्रैक पे ये चला गया, राइट। नाउ दिस इज f ऑफ 6 लाइक दिस। अब ये फर्दर रिड्यूस होता जाएगा, सो इट इज मैक्सिमाइज्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू NH4 and 5। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 फैक्टोरियल को अगर हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं तो m एंड n के वैल्यूज क्या आएंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं कि 200 फैक्टोरियल है, 1 2 3 4 सो ऑन टिल 100 तो है ही, एंड देन 101 102 एंड सो ऑन 200। तो उन्होंने देखा इधर 100 फैक्टोरियल है तो इमीडिएटली इसे तो 100 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद वो चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो नंबर है इसे हम इसमें कन्वर्ट कैसे करें, और वहाँ वो फेल हो जाते हैं। रादर आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ऑड नंबर्स के प्रोडक्ट पे आपको ध्यान देना है। तो 1 से 200 तक के लिस्ट में जितने भी ऑड नंबर्स है पहले आप उन्हें सेपरेट कर दो। ऑड नंबर से हमारे पास 199 तक, परफेक्ट, इन्हें आप सेपरेट कर दो। इसके बाद आप देखो आपके पास बचा क्या है, 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू 200, फाइन। और यहाँ पे 2 पावर m, इसका मतलब 2 का प्रेजेंस जितनी बार भी आप क्रिएट कर सकते हो आप करो। तो हर इवन नंबर के पास एक 2 का प्रेजेंस होता है। ये 2 इंटू 1 है, 2 को बाहर निकालो, 2 इंटू 2 है, 2 को बाहर निकाल दो, 2 इंटू 3 है, 2 को बाहर निकाल दो, है ना बच्चे। 2 इंटू 1, दिस इज 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 100। तो बच जाएगा क्या, 1 2 3 4 सो ऑन टिल 100। और बाहर 2 कितनी बार जनरेट होगा, हर एक के पास एक 2 है, 1 के पास भी एक 2 है, 2 के पास भी है, 100 के पास भी है। तो बाहर जो प्रेजेंस क्रिएट होगा इस पूरे में से, दैट इज 2 पावर 100 into 1 into 2 into 3 up to 100, so that is 100 factorial. How simple. तो ये बन जाता है 2 power 100 and 100 factorial, and ये आया up to 199. सिंपल बेटा, और इस तरह के डीलिंग पे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। फाइन, नेक्स्ट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बच्चे, एक ही तरीका है, मेथड ऑफ कैंसलेशन। उसके लिए हमें हर एक टर्म को स्प्लिट इट इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2, करेक्ट। और फैक्टोरियल बेस्ड सीरीज में बहुत सिंपल है, ये जो आर फैक्टोरियल के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा है ना, आप उसे फैक्टोरियल में इंक्लूड करने की कोशिश करो, बस वो सब्ट्रैक्शन में अपने आप स्प्लिट हो जाएगा। देखो यहाँ अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल है एंड कोई एक्स्ट्रा नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड आई वांट टू राइट दिस इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और मल्टीपल फैक्टोरियल्स, तो मेरा तरीका क्या होगा, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो 5 से अगला नंबर होगा तभी तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो पाएगा। तो 6 है, सो कैन आई से 1 से लेके 6 तक का नंबर का प्रोडक्ट है तो 6 फैक्टोरियल। लेकिन अगर यहाँ पे 7 होता तो बचा 5 फैक्टोरियल के साथ तो 6 ही इंक्लूड हो सकता है, नेक्स्ट नंबर है ना, 1 से 6 तक के नंबर्स। तो इस केस में हमें इसे 6 में ही लिखना होगा, 6 into 5 factorial that is 6 factorial, 1 into 5 factorial that is like this, perfect। अब आप देखें इसे, we have r into r factorial, 1 से लेके r तक का नंबर का प्रोडक्ट है, उसका अगला नंबर ही उस फैक्टोरियल में इन्वॉल्व हो सकता है जो कि r plus 1। तो क्या हम इस r को r plus 1 minus 1 लिख सकते हैं। अब ये r फैक्टोरियल इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो r plus 1 फैक्टोरियल क्रिएट करेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होके r फैक्टोरियल, एंड इसे आप एज एन आइडेंटिटी भी याद रख लें, जब कभी भी इसके ऊपर बेस्ट सीरीज है तो आप इसको डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। फाइन, अब जैसे ही आप टर्म को फैक्टोरियल में पूरी तरह से कन्वर्ट कर देते हैं तो बस जो हमारे पास r के वैल्यूज गिवन हैं उन्हें पुट करते जाएं, ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट होते जाएंगे। r as 1 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, फाइन, इसे आप लेयर में लिखें बेस्ट रहेगा। r as 2 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, बच्चा r का जो लास्ट वैल्यू है वो है 100, सो 101 माइनस 100 फैक्टोरियल, फाइन। कैंसिलेशन इस तरह से हो रहा है,
ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस कोने में एक बचा है तो यहाँ पे एक, तो ओवरऑल 101 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल जो कि है 1। सिंपल एंड इक्वली सिंपल वो वाला भी है, पास्ट ईयर का ही है। यहाँ आर स्क्वेयर प्लस आर प्लस 1 है। ध्यान देना आर फैक्टोरियल है, ये सेकेंड डिग्री का है, ये एक था तो आर फैक्टोरियल से अगला टर्म मतलब आर से अगला आर प्लस 1, तो हमने उसे आर प्लस 1 में कन्वर्ट किया, काम चल गया। ये सेकेंड डिग्री है, इसका मतलब आर के अगले 2 टर्म का इन्वॉल्वमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप मैनुअली स्प्लिट करेंगे, उससे बेटर तरीका है कि आर से अगले 2 नंबर, क्योंकि सेकेंड डिग्री का है, क्यूबिक होता तो 3 नंबर का हम यूज लिए होते। तो आप कुछ इस तरह से करें कि ये जो भी है इसे बैलेंस करने के लिए लेट इट बी आर से 2 अगले नंबर, ठीक है, बी टाइम्स ऑफ, क्योंकि बैलेंस होगा ना पूरी तरह से, 2 टर्म 1 टर्म 0 टर्म, ठीक। तो अगर इसे अगला टर्म की हम बात करें तो आर प्लस 1। अब हो सकता है बैलेंस करने के लिए किसी कांस्टेंट की भी हमें जरूरत पड़े, तो हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस तरह से प्रेजेंट करना है और एबीसी के वैल्यूज को सॉल्व करना है। फिर जब हम इसे एबीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेस इज क्लियर। अगर यहाँ क्यूबिक होता, जो कभी भी आया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमारा प्रोसेस ऑफ डीलिंग चेक करता है, तो मोस्टली लीनियर या क्वाड्रेटिक पे ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर क्यूबिक होता तो a टाइम्स ऑफ r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 लिए होते, प्लस b टाइम्स ऑफ r प्लस 1 r प्लस 2 2, प्लस c टाइम्स ऑफ r प्लस 1 प्लस d, लाइक दिस, ठीक है। अब एबीसी को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ देखिए आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, आर स्क्वायर यहीं पे क्रिएट होगा, a है, यहाँ पे है 1, तो a का वैल्यू आ गया 1, परफेक्ट। तो a की जगह पे 1 डायरेक्टली आप पुट ही कर दें यहीं पे, ठीक। अब आ जाते हैं r का कोएफिशिएंट, यहाँ पे है 1, r यहाँ पे क्रिएट होगा 2r प्लस r 3r प्लस b, सो 3 प्लस b, तो बच्चा b का वैल्यू हमें मिल गया, इट इज -2, b की जगह पे -2 पुट करते चले जाएं। अब आ जाए कांस्टेंट टर्म पे, यहाँ 2 यहाँ -2 खत्म, c इज 1, c का वैल्यू आ गया इज 1, परफेक्ट। अब इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं r फैक्टोरियल के साथ, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या जनरेट करेगा, r प्लस 2 फैक्टोरियल -2 टाइम्स ऑफ r प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस r फैक्टोरियल ओवर ये पूरे का पूरा टर्म सिंप्लीफाई होके ये बन गया है। अब आप लिमिट पुट करते चले जाएं, r आ 0, व्हाट डू वी गेट, 2 टाइम्स ऑफ फाइन 0 फैक्टोरियल, नेक्स्ट विल बी 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। 3 लिखा है, एंड के भी आप 3 लिख लो, आपको सब कुछ क्लियरली नजर आएगा, क्योंकि 3 टर्म वाला है ना, तो 3 अगर आप लिखोगे तो सब कुछ एकदम क्लैरिटी से आपको दिख जाएगा। तो हमारे पास है लास्ट वाला n, सो दिस इज n प्लस 2 फैक्टोरियल, तो इससे प्रीवियस वाला होगा n प्लस 1 और उससे पहले वाला होगा n फैक्टोरियल, देन -2 टाइम्स ऑफ इससे एक कम एंड देन फाइन, और ये वाला होगा हियर एंड n minus 1 factorial, 2 times of n plus 1 factorial, n factorial, डन बेटा। जब हम इन्हें ऐड करेंगे कैंसिलेशन आप देखो 2 2 2, 1 एंड 0 कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये है, इस तरह से सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहाँ तक पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ ट्रायंगुलर फॉर्म में हमारे पास 3 बचेंगे और यहाँ पे भी ट्रायंगुलर फॉर्म में 3 बचेंगे, जितने इधर बचेंगे उतने ही इधर बचेंगे, ठीक है। अब हम इन्हें मेंशन कर लेते हैं, बच्चा ये तो छोटा नंबर है, कैलकुलेट ही कर लो, 1 1 -2 पूरी तरह से ये बन जाता है 0, ठीक। अब जो कुछ है यही है, तो बताएं, वी हैव n प्लस 1 फैक्टोरियल -2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड n प्लस 2 फैक्टोरियल, फाइन। यही 3 टर्म हमारे पास बचे हैं, ये तो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो चुका है। तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप ले ले कॉमन, यहाँ पे बचेगा n प्लस 2 और यहाँ बचेगा -1 एंड दैट इज ओवरऑल n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखें, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर p इन एनी फैक्टोरियल, जैसे कि मीनिंग पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके पास नंबर है 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 10 तक के नंबर का प्रोडक्ट है, कोई बड़ा सा नंबर होगा। अगर मैं उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके लिखूं तो 2 एज ए प्राइम नंबर आएगा, 3 भी आएगा एंड 5 भी आएगा एंड 7 भी आएगा, और कोई प्राइम नंबर तो नहीं होगा ना 1 से 10 तक में, करेक्ट।
तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। जो भी m का वैल्यू आएगा, n का वैल्यू जो कुछ भी आएगा विल से एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट इज दिस मीनिंग, ठीक है। अब फाइंड कैसे करेंगे? किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में अगर किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट हमें फाइंड करना है तो सिंपल n बाई पी प्लस n बाई पी स्क्वेयर प्लस n बाई पी क्यूब। हम इसे इनफाइनाइट सीरीज की तरह जरूर लिख रहे हैं, लेकिन एक टर्म के बाद उसका वैल्यू 0 आना स्टार्ट हो जाएगा, तो बस आपका कैलकुलेशन वहीं तक का ही रहेगा। जैसे इसमें अगर हम 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करना चाहें तो 2 10 बाई 2 स्क्वेयर 10 बाई 2 क्यूब। बस जैसे ही 10 से बड़ा आ जाता है डिनोमिनेटर, तो वैसे ये ग्रेटेस्ट जो वैल्यू, क्योंकि 10 बाई 16 है जो कि 0 से 1 के बीच में आएगा, तो ये सब 0 बनते चले जाएंगे। आगे हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ गया 5, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, आंसर इज 8, लाइक दिस, ठीक है। बहुत सिंपल है। और ये आया कैसे? हम डिविजिबिलिटी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स में कितने नंबर से जो 2 से डिविजिबल है, कितने नंबर से जो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से आप इसे प्रूव करने की कोशिश करना, एक स्टेप में ये प्रूव हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। याद रख लें इसे आज इट इज। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्राइम नंबर नहीं, किसी कंपोजिट नंबर में, जैसे 20 फैक्टोरियल में 6 का एक्सपोनेंट क्या आएगा, तो 6 तो 2 एंड 3 को लेके बना है, एक 2 एंड एक 3 मिलके एक 6 फॉर्म करते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, 2 एंड 3 दोनों का एक्सपोनेंट लेके अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ 2 का प्रेजेंस किसी भी नंबर में ज्यादा होगा कंपेयर टू नंबर ऑफ 3। क्यों? हम कंप्लीटली करके देखते हैं, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप नहीं करना। 20 बाई 2 स्क्वेयर 20 बाई 2 क्यूब एंड 2 पावर 4, 2 पावर 5 वाला तो 0 आ जाएगा, राइट। दिस इज 10 5 2 1 बचा टुगेदर 18। मतलब ये जो कुछ भी नंबर है 20 फैक्टोरियल, उसमें 2 पावर 18 का प्रेजेंस है, और भी प्राइम फैक्टर्स है, लेकिन 2 का प्रेजेंस 18 टाइम्स है। अब 3 का प्रेजेंस कितनी बार होगा यहीं पे करते हैं, बचा 20 बाई 3 डायरेक्टली लिखते हैं, दैट विल बी 6। 20 बाई 3 स्क्वायर 20 बाई 9 इट इज 2, एंड देन 20 बाई 3 क्यूब 20 बाई 27 दैट इज 0, ये है 8। सो कैन आई से 3 का प्रेजेंस 8 टाइम्स है, और भी प्राइम नंबर है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज, ठीक। एक 2 एक 3 के साथ मिलकर एक 6 क्रिएट करेगा। तो जब हम 8 टाइम्स 6 क्रिएट कर चुके होंगे, उसके बाद हमारे पास 3 बचेगा ही नहीं 6 बनाने के लिए। 2 एक्स्ट्रा जरूर बच जाएगा, लेकिन 3 एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो हम 6 का फॉर्मेशन तो कर नहीं पाएंगे। तो दोनों एक्सपोनेंट में आपको देखना है स्मॉलर एक्सपोनेंट कौन सा है, उतने नंबर ऑफ 6 ही आप क्रिएट कर सकते हैं। सो आंसर हियर विल बी 8। और नंबर जितना बड़ा होगा उसका एक्सपोनेंट उतना ही छोटा आएगा। तो इस तरह के डीलिंग में आप हमेशा जो लार्जर है उसका एक्सपोनेंट फाइंड करते हुए डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक्सपोनेंट ऑफ 12 बनता है 2 2 और एक 3 के प्रेजेंस से, तो इस केस में आपको 2 एंड 3 दोनों का ही एक्सपोनेंट निकालना पड़ेगा। अगर इक्वल नंबर में है ना, तब आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं कि सिर्फ लार्जर नंबर का एक्सपोनेंट निकाल लें। लेकिन अगर अनइक्वल है तो आप दोनों का ही निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमारे पास ये आया है, तो हमारे इस क्वेश्चन में 2 स्क्वायर का प्रेजेंस 9 टाइम्स है, क्योंकि एक 2 स्क्वायर और एक 3 मिलके एक 12 क्रिएट करते हैं, और 3 का प्रेजेंस 8 टाइम्स है। तो 2 स्क्वायर 9 टाइम्स है, 3 8 टाइम्स है। अब इन दोनों के एक्सपोनेंट में जो छोटा है 8 है, तो इतने बार ही हम 12 फ्रेम कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं कहूं 24, तो क्या बना, 2 क्यूब इंटू 3, राइट। आप देखो इस नंबर के पास 2 क्यूब 6 टाइम्स है, लेकिन 3 8 टाइम्स है, तो 2 क्यूब एग्जॉस्ट हो जाएगा 6 टाइम्स 24 का फॉर्मेशन के बाद। तो यहाँ पे हम कहेंगे 24 का एक्सपोनेंट क्या है, 6। क्लियर है? अब आप आ जाएं क्वेश्चंस में, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 6 12 इन 20 फैक्टोरियल। डायरेक्टली आप कर सकते हैं 5 का, तो 20 बाई 5 20 बाई 5 स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा, आंसर आ गया आज 4। अगर 6 का पूछा जाए तो 2 एंड 3 को मिला के बनता है, तो बस आपको 3 का ही एक्सपोनेंट लेना है। सो 20 बाई 3 20 बाई 3 स्क्वायर 3 क्यूब तो 0 आ जाएगा, तो दिस इज 6 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2। डन बेटा। अगर 12 का कहा जाए तो 2 स्क्वायर कितनी बार है, 3 कितनी बार है, राइट। तो 3 के लिए तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके हैं, 2 के लिए कर लेते हैं। 20 बाई 2 20 बाई 2 स्क्वायर 20 बाई 2 क्यूब 20 बाई 2 पावर 4, ये आ गया बच्चे, व्हिच इज 18। तो 18 में 2 स्क्वायर हमारे पास है 9 टाइम्स,
एंड 3 का प्रेजेंस है 8 टाइम्स, तो 12 हम कितने क्रिएट कर पाएंगे, दैट विल बी 8। परफेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 50 फैक्टोरियल। बच्चे किसी भी नंबर में नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड की जब हम बात करते हैं तो हम इन जीरोस की बात करते हैं। तो ये जीरो का मतलब ये है कि उस नंबर में 10 का एक्सपोनेंट कितना है, राइट? जितनी बार वो नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा एंड में उतना जीरो क्रिएट होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड सिंपली मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ 10, और एक 10 बनता है 2 एंड 5 के प्रेजेंस से। 5 बड़ा है तो बस आप एक्सपोनेंट ऑफ 5 फाइंड कर लें, दैट्स इट। सो 50/5 स्क्वायर एंड 50/5 क्यूब, राइट? ये तो ऑलरेडी जीरो बन रहा है बच्चा, यहीं तक हमें आंसर करना है। दिस इज 10 and this is 2, it is 12. Number of zeros at the end is 12. Clear? Now reverse process of it, very important. Find n for which n factorial has 12 zeros at the end. हमें अब n factorial find करना है, n find करना है जिस नंबर के एंड में exactly 12 zeros आए, ठीक है? इस केस को अच्छे से समझना बच्चे। अगर हम जीरोस की बात कर रहे हैं तो क्लियर है 2 and 5, इसका मतलब हमें एक्सपोनेंट ऑफ 5 12 चाहिए, ठीक है? And exponent of 5 is n/5, n/5 square, n/5 cube and so on. And we want it to be exactly 12. ऐसा n हमें चाहिए, ठीक है? अब इसे आप हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, but I'll not prefer. What I'll do here is, do we know greatest integer of x is x minus its fractional part, right? So can I write this to be n/5 minus fractional part of n/5? n/5 square minus fractional part of n/5 square and so on, right? इसमें ये तो एक GP बना रहा है, right? and infinite GP तो उसका सम तो हम लिख सकते हैं, that is a by 1 minus r, r 1/5 है तो 4/5, मतलब ये है n/4 माइनस ये जो फ्रैक्शनल पार्ट वाली सीरीज है ना उसका हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये ओवरऑल 12 है। तो एक काम करते हैं, 12 को इधर शिफ्ट कर देते हैं एंड दिस इज n/5 फ्रैक्शनल पार्ट, n/5 स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट। बस एक बार इसे करने की जरूरत है, उसके बाद हम एंड रिजल्ट को याद ही रख लेंगे, राइट? एंड फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है। सो कैन वी से इंडिविजुअली ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पूरे का पूरा जो कुछ भी आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, राइट? सो फॉर अस n/4 minus 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप अपना कैलकुलेशन यहीं से बिगिन करना जब कभी भी क्वेश्चन आपसे कहता है सॉल्व फॉर n which is exactly e number of zeros at the end. e number of zeros में e में इसे कंसिडर कर रही हूँ, हमारे केस में e का वैल्यू है 12। तो आपको कहना है n/4 is greater than or equal to e, ये e है, n is greater than or equal to 4e। बस आप इतना सा याद रख लें इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, ये सब काम आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब बताएं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्लियर हो गया कि n जो कुछ भी आएगा, ये हमारा आंसर नहीं है, लेकिन हमें ये आइडिया लग रहा है कि बिगिन कहां से हम करेंगे अपना एनालिसिस, ठीक है? सो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48। नाउ कम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक एक वैल्यू को डाल के चेक नहीं करेंगे, रादर जब हम n/5 स्क्वायर, n/5 क्यूब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, हर बार डिवीजन बाय 5 हो रहा है, तो आप चेक करो जो वैल्यू 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग जनरेट करेगा वही 41, 42, 43, 44 के लिए जनरेट करेगा। चेक कर लो अपने लिए। जो वैल्यू 45 के लिए आएगा अगला 5 के मल्टीपल तक ना सेम वैल्यू कंटिन्यू करेगा, ठीक है? तो अगर हमारे लिए जो n फिजिबल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 48 है तो क्लियर है, अगर 48 हमारे आंसर है तो डेफिनेटली 47, 46, 45 तक तो ये होना ही चाहिए, लेकिन वो फिजिबल नहीं है। तो आपको क्लियर हो जाता है कि आप इसे मॉडिफाई कर दें और अपना एनालिसिस 50 से बिगिन करें, राइट? जस्ट दैट वैल्यू और इस हायर जो भी 5 का मल्टीपल है। अब चेक करते हैं क्या 50 के लिए ये हमारे लिए फेवरेबल होगा। तो 50/5 ग्रेटेस्ट इंजर वैल्यू, 50/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। चेक करें, दिस इज 10, दिस इज 2, अगला वाला तो 0 आएगा 12। तो 50 फेवरेबल है, अगर 50 फेवरेबल है तो 50, 51, 52, 53, 54 ये फेवरेबल आंसर्स होंगे। 55 विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5 जहां पे ये वैल्यू बदल जाएगा, तो ओवरऑल ये 12 नहीं रहेगा। एम आई क्लियर?
तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए बस यही आपके पास 2 स्टेप्स रह जाते हैं। यू कैन बिगिन विथ n ग्रेटर देन इक्वल टू 4e, आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता चलेगा, उसका जस्ट हायर जो भी 5 का मल्टीपल है उसके लिए आप चेक करें और वही वैल्यू मोस्टली वर्कआउट करेगा और वहां से लेकर नेक्स्ट 5 के मल्टीपल तक की वैल्यू हमारे फेवरेबल सिचुएशंस होंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। नेक्स्ट क्लास में we are going to discuss NCR and NPR notations, very important। उसमें आपको दिखेगा कि पास्ट ईयर में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सिर्फ उन नोटेशंस के बेस पे आए हुए मिलेंगे। ठीक है, सो क्लोजिंग इट बेटा।